Good morning, students. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 10th science, chapter number 4, immunity and blood group. ये चैप्टर जो है आपके बोर्ड में 3 मार्क्स का चैप्टर है, जिससे 1 मार्क्स के 3 शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हमेशा बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं. तो आप इस चैप्टर को पढ़ते टाइम थोड़े उन वर्ड्स को ध्यान से देखना जिनसे 1 मार्क्स का एक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बन सकता हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे. तो सबसे पहले हम इसमें यही चीज़ देखते हैं कि इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में क्या होता है. तो इससे पहले आपको ये चीज़ जाननी पड़ेगी कि पैथोजेंस क्या होते हैं. पैथोजेंस वे हार्मफुल बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आने के बाद हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं. तो वे हार्मफुल बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर आने के बाद बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं उनको पैथोजेंस कहते हैं. और हमारी बॉडी लगातार पैथोजेंस के कांटेक्ट में आती रहती है, जिसके कारण हम कभी बीमार भी पड़ते हैं. लेकिन बीमार पड़ने के बाद हमारी बॉडी के अंदर भी एक ऐसी एबिलिटी होती है, एक ऐसी कैपेसिटी होती है जो उन हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देती है और हमको उस बीमारी से बचा देती है. उस कैपेसिटी को, हमारी बॉडी की उस एबिलिटी को इम्यूनिटी कहते हैं. और ये एक टाइप का सिस्टम हमारी बॉडी में बनाता है जिसको इम्यून सिस्टम के नाम से जाना जाता है. तो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी हमको हार्मफुल पैथोजन से बचाने का काम करते हैं. अगर हम देखें कि इम्यूनिटी जो है उसके टाइप्स कितने हैं, तो नॉर्मली इम्यूनिटी 2 टाइप्स की होती है. फर्स्ट होती है इनेट इम्यूनिटी एंड जो सेकंड है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है. इनेट इम्यूनिटी के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे. एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये रही आपके, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. पहले बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी की. तो इनेट इम्यूनिटी में हम देखते हैं कि हमारे जन्म के समय जो फर्स्ट लेवल की डिफेंस टेक्निक हमारी बॉडी में बनती है उसी को इनेट इम्यूनिटी कहते हैं. याद रखना, इनेट इम्यूनिटी हमारे बर्थ के टाइम होती है और हमारी बॉडी को हार्मफुल बैक्टीरिया से बचाने का काम करती है, जिसमें फर्स्ट आता है फिजिकल बैरियर. जैसे कि आपकी स्किन देखते हो, स्किन जो है वो जन्म के समय होती है जो बाहर से पैथोजन को अंदर नहीं आने देती और हम बच जाते हैं. आप देखते हो हमारी बॉडी में छोटे छोटे बालों के जैसे स्ट्रक्चर भी होते हैं जिसको सीलिया कहते हैं. ये सीलिया और फ्लैजिला ये भी क्या करते हैं, हमारी बॉडी में पैथोजेंस को अंदर जाने से रोकते हैं, जो आपको नॉर्मली आपके नोज़ के अंदर वाले हिस्से में दिखाई दे देंगे कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान भी हार्मफुल बैक्टीरिया या पैथोजन इस रास्ते से अंदर की तरफ नहीं जाएं. हमारे ये जो इसोफेगस वाला हिस्सा है वहाँ पे अंदर की तरफ म्यूकस भी होता है. ये म्यूकस एक टाइप का स्टिकी ऑब्जेक्ट है, चिपचिपा ऑब्जेक्ट है, जो क्या करता है कि कोई अगर बैक्टीरिया या पैथोजन अंदर भी चला गया तो वो उसको वहाँ पे चिपका देता है ताकि अंदर किसी ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाए. और ऑर्गन तक नहीं पहुंचता तो उसको वो हमारी बॉडी को इतना नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता. फिजिकल बैरियर, बात याद रखना, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, जो जन्म के टाइम से हमारी बॉडी के अंदर होती है और वो एक फर्स्ट लेवल की डिफेंस सिस्टम होता है. सेकंड आता है केमिकल बैरियर. हमारी बॉडी में कई केमिकल्स भी होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं. जैसे कि आप देखते हो कि हमारे स्टोमच के अंदर एसिड निकलता है HCl, जो क्या करता है बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है. म्यूकस देखते हैं, लाइसोसोम, आँखों से जो टीयर्स निकलते हैं, आंसू निकलते हैं, उनमें भी एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं. एंड थर्ड जो इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है वो है सेलुलर बैरियर. सेल्यूलर बैरियर भी हमारी बॉडी में जन्म से होती है. जैसे कि WBC भी एक टाइप की सेल है जो क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है और पहचान कर देती है पैथोजेंस को और उनको मारने का काम करती है.
एक आती है इसी में इनेट इम्यूनिटी में इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि जब कभी आपकी बॉडी में कहीं पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है या चोट लगती है तो वहाँ पे सूजन पैदा हो जाती है। वो सूजन क्या करती है, उस बॉडी वाले पार्ट के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जो बैक्टीरिया ने वहाँ पे इन्फेक्शन किया है वो आगे किसी और जगह पर नहीं पहुँच पाता। तो इन्फ्लामेशन जो है वो भी एक टाइप से कह सकते हैं इनेट टाइप की इम्यूनिटी है। इट इंक्लूड पेन, बर्निंग एंड लीचिंग एंड फीवर। ये जब होता है उस टाइम इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन होने लगती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ये थी इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के बारे में बात करें तो आपको बस यही चीज़ देखनी है कि हमारे बर्थ के टाइम से जो चीज़ मौजूद होती है उसी को इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। सेकंड इम्यूनिटी जो है वो कहलाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है कि जब हमारा जन्म हो जाता है, हमारी लाइफ में हम बाद में उसको एक्वायर्ड करते हैं या एक्टिवेट करते हैं, वो कहलाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पे ये चीज़ बताई गई कि हमारी बॉडी में जैसे ही किसी पैथोजन का इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी लिम्फोसाइट को बनाती है, और वो लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी को एक्टिवेट करते हैं जो उन पैथोजन्स को मार देते हैं। ये लिम्फोसाइट बार बार डिवीज़न करते रहते हैं और हमारे ब्लड के अंदर आ जाते हैं और लिम्फोइड ऑर्गन्स में पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे पहुँचने के बाद ये टूटते हैं और साथ में एंटीजन और पैथोजेंस को भी किल करने का काम करते हैं। कह सकते हैं कि ये जो लिम्फोसाइट है वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं। ये कब डेवलप होते हैं, ये हमारे बर्थ के बाद में, जन्म के बाद में हम उनको एक्वायर करते हैं, इसलिए ये टाइप की इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। एंड इसका एक दूसरा एग्जांपल वैक्सीन्स का भी कह सकते हैं कि जब कोई ऐसी डिजीज़ हो जाती है हमको जिसका इलाज सही तरीके से नहीं होता तो वैक्सीन लगाई जाती है, टीके लगाए जाते हैं, तो उन वैक्सीन्स के अंदर भी इम्यूनिटी होती है, वो भी एक टाइप की एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो हमारी बॉडी में बाहर के पैथोजेंस को किल करने की कैपेसिटी रखती है। इस चैप्टर में आपके सामने हमेशा दो वर्ड इम्पोर्टेंट आएंगे, एक आएगा एंटीजन, एक आएगा एंटीबॉडी। तो पहले इन दोनों के बारे में भी आपको समझ लेना है कि एंटीजन क्या होते हैं। पहले मैं कॉमनली आपको एंटीजन और एंटीबॉडी की नॉर्मल डेफिनेशन बताऊंगा और बाद में स्पेसिफिक तौर पे इनकी डेफिनेशन शो करूंगा। तो पहले देखते हैं कि वे फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी के अंदर आते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी बनाने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए कह सकते हैं मोटिवेट करते हैं, उनको एंटीजन्स कहते हैं। याद रखना, एंटीजन्स ओनली फॉरेन पार्टिकल्स, बाहर के वे पार्टिकल्स है जो हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, उन सबको एंटीजन्स कहते हैं। और एंटीजन्स हमारी जब बॉडी के अंदर आते हैं तो हमारी बॉडी का सिस्टम उन बाहर के पार्टिकल्स को पहचान कर उनको ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है ताकि हमारी बॉडी हेल्थी रह सके, स्वस्थ रह सके। अब हमारी बात दिमाग में आती है कि ये एंटीबॉडी बनती कैसे हैं, कि जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी की बीटा लिम्फोसाइट सेल्स प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाती है और वही एंटीबॉडी को बनाती है। याद रखना, जब एंटीजन हमारी बॉडी में आते हैं तो हमारी बॉडी की बीटा लिम्फोसाइट सेल्स कन्वर्ट इनटू प्लाज्मा सेल्स जो एंटीबॉडीज़ को बनाती है, जो एंटीजन को किल करने का काम करती है। अगर हम इसको देखें कि एंटीबॉडी क्या है तो उसके बारे में वो एक टाइप की स्पेशल प्रोटीन भी है जो बीटा सेल से बनती है और एंटीजन को किल करने का काम करती है। और एंटीबॉडी बाइंड टू मेक देम अवेलेबल टू पैथोफेगोसाइटिक सेल्स। ये एंटीबॉडी जो है फेगोसाइटिक सेल से भी जुड़कर एंटीबॉडी का फंक्शन तेज करने का काम करती है।
कह सकते हैं कि कभी कभी एंटीजन इतने हैवी आ जाते हैं कि अकेली एंटीबॉडी नहीं किल कर पाती, तो फेगोसाइटिक सेल्स के साथ वो बाइंड होती है और फिर एंटीजन को किल करने का काम करती है। तो अभी आपके माइंड में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि एंटीजन फॉरेन पार्टिकल्स है जो बाहर से हमारी बॉडी में आते हैं, और एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर बनने वाला ऐसा सिस्टम है जो एंटीजन को किल करने का काम करता है, कि मतलब इसके अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट बनती है एंटीबॉडी। तो हम थोड़ा और देखते हैं और लौटते हैं अपने पुराने टॉपिक पे कि इम्यूनिटी के दो टाइप्स थे। पहला था इनेट, जो हमारे बर्थ के टाइम, जन्म के समय होता है। सेकंड है एक्वायर्ड, जो हम अपनी लाइफ में उसको एक्वायर्ड करते हैं। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी अगर हम देखें तो उसके भी टू टाइप्स हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि मैकेनिज़्म के तौर पे जो है इम्यूनिटी है वो टू टाइप्स की हो सकती है अकॉर्डिंग टू मैकेनिज़्म या स्पेसिफिक मैकेनिज़्म। फर्स्ट आती है एक्टिव इम्यूनिटी, सेकंड आती है पैसिव इम्यूनिटी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके 10th के बोर्ड में आ चुका है, तो ध्यान से देखना बच्चों, ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या है। पहले बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी की। जब कोई होस्ट किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आता है और उसकी बॉडी ही खुद ही एंटीबॉडी को बना दे और उस एंटीजन को किल कर दे, तो वो कंडीशन कहलाती है एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें मतलब उसको बाहर से कुछ नहीं लेना पड़ा, कि कोई बैक्टीरिया या एंटीजन बॉडी में आया तो उसकी बॉडी ने खुद ही एंटीबॉडी बना दी, और एंटीबॉडी बनाने के बाद उसने एंटीजन को किल कर दिया, तो ये कंडीशन कहलाती है एक्टिव इम्यूनिटी। जबकि पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है कि जब कोई बाहर से एंटीजन बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी उसको किल करने के लिए बराबर एंटीबॉडी नहीं बना पाती, तो हम क्या करते हैं, बाहर से एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते हैं। वो बाहर बनी हुई एंटीबॉडी है, इसलिए इसका नाम पड़ा रेडीमेड एंटीबॉडीज़। जब हम रेडीमेड एंटीबॉडी को हमारी बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं जो उस एंटीजन को किल करती है, तो उस कंडीशन को कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। याद रखना, पैसिव इम्यूनिटी रेडीमेड एंटीबॉडीज़ को बॉडी में लाने के बाद बनती है, और एक्टिव इम्यूनिटी हमारी बॉडी खुद बना देती है उसको। अब हम थोड़ा एंटीजन को डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं कि एंटीजन आखिर होते क्या है। आपको ये तो पता है कि एंटीजन सारे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं। तो एंटीजन्स वे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जिनका मोलिकुलर वेट 6000 डाल्टन से ज़्यादा हो, उन्हीं को एंटीजन कहेंगे। याद रखना पड़ेगा आपको कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट 6000 डाल्टन से ज़्यादा हो, उन्हीं को एंटीजन कहेंगे। देयर केमिकल कंपोजिशन, अगर एंटीजन की केमिकल कंपोजिशन देखें तो उनके अंदर प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और फैट होते हैं। इन तीन चीज़ों से ही एंटीजन बनते हैं। ईच एंटीजन हैज़ वन और मोर एक्टिव एरिया कॉल्ड एंटीजन डिटरमाइनिंग और एपिटोप। याद रखना पड़ेगा आपके 10th के एग्ज़ाम में एपिटोप एंड पैराटोप से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। तो थोड़ा एपिटोप को वापस देखते हैं कि एंटीजन का होल मॉलिक्यूल कभी भी एंटीबॉडी से इंटरेक्ट नहीं होता, उसका एक स्पेसिफिक पार्ट ही एंटीबॉडी के साथ जॉइन होता है या जुड़ता है। वो जो स्पेसिफिक पार्ट है, कह सकते हैं कि एंटीजन का स्पेसिफिक पार्ट जो एंटीबॉडी के साथ जुड़ता है, उसी को एंटीजन डिटर्मिनेंट और एपिटोप कहते हैं। याद रखना, एपिटोप किसका हिस्सा है, एंटीजन का, कि एंटीजन का वह स्पेसिफिक पार्ट जो एंटीबॉडी के साथ जुड़ता है, उसी को एंटीजन डिटर्मिनेंट और एपिटोप कहते हैं। और ये हमेशा एक एंटीजन में एक ही होती है, परंतु कुछ कुछ के अंदर एक से ज़्यादा हो सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ एपिटोप, इट इज़ कॉल्ड वैलेंसी ऑफ एंटीजन। कि वैलेंसी ऑफ एंटीजन क्या है, कि उसके अंदर कितने एपिटोप्स हैं, उनके नंबर्स कहलाते हैं। और इसी तरीके से पैराटोप क्या होता है कि एंटीबॉडी का भी वो स्पेसिफिक पार्ट जो एंटीजन के साथ इंटरेक्ट होता है वो कहलाता है पैराटोप। पैराटोप एंटीबॉडी का पार्ट है, जबकि एपिटोप एंटीजन का पार्ट है। ये आपके 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स में
एक बार क्वेश्चन आ चुका है, एपिटोप एंड पैराटोप क्या है। वापस हम अपने उसी टॉपिक पर लौटते हैं। एपिटोप का जो हिस्सा है एंटीजन का, वो लगभग 6 to 8 एमिनो एसिड चेन का बना हुआ होता है, जो एपिटोप कहलाता है। नेक्स्ट वही, द नंबर ऑफ एंटीजन डिटर्मिनेंट और एपिटोप, इट इज़ कॉल्ड वैलेंसी ऑफ एंटीजन। एंटीजन की वैलेंसी कहलाती है। अब हमारी एंटीबॉडी फंक्शन कैसे करती है कि कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आ जाता है तो हमारी एंटीबॉडी कैसे फंक्शन करती है। तो सबसे पहले तो वो पहचान करती है कि कौन से एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर ही हैं और कौन से एंटीजन एक्सटर्नल है, क्योंकि जो बॉडी के अंदर जो एंटीजन्स हैं वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल है, बाहर से आए हैं, हो सकता है वो कोई बैक्टीरिया हो या कोई वायरस हो जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा दे। तो उसके बाद ये पहचान जब हो जाती है इन दोनों के अंदर, तो पहचान होने के बाद प्लाज्मा सेल्स, जो पहचान हो जाने के बाद बीटा लिम्फोसाइट की प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी बनानी शुरू कर देती है एक्सटर्नल एंटीजन के अकॉर्डिंग। उनके एंटीजन डिटरमाइंट की पहचान करती है और एंटीबॉडी बनानी शुरू करती है। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा सेल ऑफ बीटा लिम्फोसाइट सेल्स ये शुरू हो जाता है। और बाद में एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी, ये यहाँ पे गलती से एंटीजन लिखा गया है बच्चों, इसको आपको एंटीबॉडी करना है। बाद में प्लाज्मा सेल्स एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी को बना देती है और वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी उस एंटीजन के साथ जुड़ने के बाद कहते हैं रिएक्शन करनी शुरू होती है, और रिएक्शन करने के बाद वो स्पेसिफिक एंटीजन को किल कर देती है और हम स्वस्थ हो जाते हैं, या कोई बीमारी से ग्रसित थे तो उस बीमारी से हम बच जाते हैं। और इसके अंदर ही CMI की एक प्रोसेस भी होती है जिसको कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये दो सेल्स ही हैं जो आपस में मिलकर इम्यूनिटी को क्रिएट करती है। तो वापस एक बार इनको देख लेते हैं। सबसे पहले एम्बेडेड अंदर के एंटीजन और एक्सटर्नल एंटीजन की पहचान होती है। बाद में प्लाज्मा सेल्स बीटा लिम्फोसाइट सेल्स के ज़रिए प्रोड्यूस करता है और वो एंटीजन डिटरमाइंट के अकॉर्डिंग एंटीबॉडी को बनाता है, और बाद में एंटीबॉडी बन जाती है और बनने के बाद उस एंटीजन के साथ जुड़कर उस एंटीजन को किल कर देती है। ये 4 प्रोसेस थी, 4 स्टेप्स थे जिससे हमारी बॉडी में एंटीजन या एंटीबॉडीज़ बनती है। अब हमारे माइंड में एक चीज़ आती है कि CMI है क्या, उसकी डेफिनेशन है क्या। तो CMI को कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या है, हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जो होस्ट होता है वो होस्ट एक स्पेसिफिकली और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन ऑब्जेक्ट से अटैक किया जाता है, और अटैक करने के बाद एंटीबॉडी उसकी बॉडी में प्रोड्यूस होती है जो उस एंटीजन के साथ रिएक्शन करती है और उसको किल कर देती है। इसी को CMI कहते हैं। याद रखना, सेल मीडिएट इम्यूनिटी क्या है कि 2 सेल्स आपस में रिएक्शन करने के बाद एंटीजन को, बाहर के एक्सटर्नल एंटीजन को ख़त्म कर देती है। उसी को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या CMI कहते हैं। यहाँ पे भी CMI की यही डेफिनेशन दे रखी है कि एंटीजन डिस्ट्रक्शन बाय एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इट इज़ कॉल्ड सेल मीडिएट इम्यूनिटी, CMI। ये तो हमने एंटीजन के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं कि एंटीबॉडी क्या है। एंटीबॉडी के बारे में देखने से पहले थोड़ी उसके बारे में जान लेते हैं कि एंटीबॉडी है क्या। बाद में हम उसके स्ट्रक्चर को भी देखेंगे कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आखिर दिखता कैसा है, या हमारी बॉडी में एंटीबॉडी कैसी दिखाई देती है। कि एंटीबॉडी जो है उसको नॉर्मली इम्यूनोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। इम्यूनोग्लोबिन को हम शॉर्ट में IG से टैग कर सकते हैं। ये एक टाइप की स्पेसिफिक गामा ग्लोब्यूलिन है जो एक प्रोटीन है। कह सकते हैं इम्यूनोग्लोबिन एक टाइप की स्पेसिफिक गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, प्रोटीन का एक टाइप है। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन या IG के नाम से देखते हैं, जाना जाता है। ये इम्यूनोग्लोबिन जो है वो हमारी बॉडी में प्लाज्मा सेल्स
प्रोड्यूस करता है या अदर लिक्विड सब्सटेंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं वो इन इम्यूनोग्लोबिन को बनाता है। मैं ये पैराटॉप की डेफिनेशन आपको पहले बता चुका हूँ कि एंटीबॉडी का वो पार्ट जो एंटीजन के साथ रिएक्शन करता है उसको पैराटॉप कहते हैं। वापस याद रखना, एपिटोप एंटीजन का पार्ट है और पैराटॉप एंटीबॉडी का पार्ट है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना। इसमें देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इन तीनों चीज़ों की डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ। एपिटोप एंटीजन का पार्ट जो एंटीबॉडी के साथ जुड़ता है, पैराटोप एंटीबॉडी का वो पार्ट जो एंटीजन के साथ जुड़ता है, और CMI एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में जुड़ने के बाद जो रिएक्शन करते हैं उसको कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI। अब हम देखते हैं कि जो एंटीबॉडी है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातों का कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, ये स्ट्रक्चर आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर दिखता है कि एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है इंग्लिश के वाई लेटर के इक्वल होता है। इंग्लिश में आप वाई लिखते हो, वाई के सिमिलर एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, जिसके अंदर 2 हैवी चेन्स होती है एंड 2 लाइट चेन्स होती है। ये जो छोटी वाली है ये लाइट चेन्स है, ये 2 हैवी चेन्स है। हैवी चेन्स के अंदर देखें तो 440 एमिनो एसिड्स होते हैं और लाइट चेन्स के अंदर देखें तो 220 एमिनो एसिड्स होते हैं। वापस एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर इंग्लिश के वाई लेटर के इक्वल है, जिसमें 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स होती है। हैवी चेन्स के अंदर 440 एमिनो एसिड्स एंड लाइट चेन के अंदर 220 एमिनो एसिड्स होते हैं। एक हैवी चेन और एक लाइट चेन जब मिल जाती है तो इससे बनने वाला जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को कहते हैं HL डाइमर। HL हैवी एंड लाइट डाइमर। HL डाइमर क्या होता है कि 1 हैवी चेन एंड 1 लाइट चेन जब मिलती है तो वो स्ट्रक्चर कहलाता है HL डाइमर। और ये आपस में जॉइंट किससे होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। इनके बीच में ये 1 HL डाइमर एंड सेकंड HL डाइमर आपस में जुड़े होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। एंड हैवी चेन एंड लाइट चेन भी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई होती है, जो देखने में आपको 2 होमोजीनस हॉल्व की तरह दिखाई देते हैं कि ये 1 HL डाइमर 1 होमोजीनस हॉल्व एंड ये सेकंड होमोजीनस हॉल्व। आपको ये 2 होमोजीनस हॉल्व आपको दिखाई देते हैं, मतलब दिखने में एक जैसे स्ट्रक्चर वाले हैं, इसलिए होमोजीनस हॉल्व इनको कहा गया है। जुड़े हुए किससे हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड के ज़रिए। याद रखना, हैवी चेन में एमिनो एसिड होते हैं 440, लाइट चेन में एमिनो एसिड होते हैं 220। एक हैवी चेन एक लाइट चेन मिलके बनाता है HL डाइमर। जुड़े हुए किससे होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड के ज़रिए। इनके बीच में भी होता है, इनके बीच में भी होता है, और ये स्ट्रक्चर बनाते हैं 2 होमोजीनस हॉल्व का स्ट्रक्चर। हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कैसी दिखाई देती है? इंग्लिश के वाई लेटर के इक्वल हमको एंटीबॉडी दिखाई देती है। हम बात करते हैं हैवी चेन और लाइट चेन की। तो हैवी चेन और लाइट चेन, ये जो सभी चेन्स हैं, इन सब में एक हिस्सा NH2 से बना हुआ होता है, जिसको और दूसरा जो हिस्सा है वो COOH ग्रुप का बना हुआ होता है। याद रखना, हैवी चेन और लाइट चेन में एक हिस्सा जो है एमाइड ग्रुप का बना होता है जिसको NH2 कहते हैं, एंड सेकंड जो है COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप का बना हुआ होता है। और याद रखना पड़ेगा आपको एक सबसे बड़ी बात कि ये जो वाई लेटर के जैसा स्ट्रक्चर है, हर एक का जो ये NH2 वाला हिस्सा है, NH2 वाला हिस्सा वेरिएबल पोर्शन कहलाता है, क्योंकि ये हमेशा फिक्स नहीं होता। ये NH2 वाले हिस्से पे आपको छोटे छोटे ऐसे ये साइट दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे एंटीजन आके बाइंड होता है, तो ये है पैराटॉप। याद रखना,
एंटीबॉडी का वह हिस्सा जहाँ पर एंटीजन जुड़ता है वो पैराटॉप कहलाता है। ये NH2 वाले हिस्से की तरफ होते हैं और ये हमेशा फिक्स नहीं होता। अगर एक बड़ा पार्टिकल यहाँ पे आएंगे तो ये चौड़ा हो जाएगा, एक छोटा पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो ये हमेशा बदलता रहता है, इसलिए इसको वेरिएबल पोर्शन कहते हैं। वेरिएबल पोर्शन क्या, रिएक्ट विथ एंटीजन और NH2 एंड की तरफ होते हैं, जिसको FAB के नाम से भी जाना जाता है। और नीचे वाला जो COOH एंड की तरफ वाला पोर्शन है वो हमेशा फिक्स रहता है, इसलिए उसको कांस्टेंट पोर्शन कहते हैं, उसमें कभी चेंजेस नहीं होता, जिसको FC पोर्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे एंटीजन आके जुड़ गया, यहाँ पे एंटीजन आके जुड़ गया, तो वेरिएबल पोर्शन मतलब यहाँ पे ये एंटीजन आके जुड़ते हैं तो ये एक टाइप से हिलता रहता है। इसकी फिक्स वेरिएबल पोर्शन है और ये फिक्स अपनी जगह पे नहीं रहता, जिसके कारण वाई पोर्शन एक टाइप का फ्लेक्सिबल हिस्सा भी बन जाता है। कि ये वाला हिस्सा जो है वो एक टाइप का फ्लेक्सिबल हिस्सा है, कभी बड़ा हो जाता है कभी छोटा हो जाता है, तो इसी को हिंज रीजन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना कि एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबल रीजन जो है उसको हिंज रीजन के नाम से जाना जाता है। और हिंज रीजन की डेफिनेशन क्या होगी, द एंटीबॉडी टू एडजस्ट अकॉर्डिंग द साइज ऑफ एंटीजन, कि एंटीजन के साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है ये हिंज रीजन। अब हम आपके थोड़े बुक वाली वापस बात करते हैं इसके बारे में। पहले एक बार थोड़ा वापस देख ले। वाई लेटर के इक्वल टू हैवी चेन टू लाइट चेन, हैवी चेन में 440 एमिनो एसिड, इसमें 220 एमिनो एसिड, एक हैवी चेन एक लाइट चेन मिलके HL डाइमर बनाता है और HL डाइमर आपस में जुड़े होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के ज़रिए। वेरिएबल पोर्शन ऊपर वाला हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन आके जुड़ता है तो ये हमेशा अपनी साइज़ को छोटा बड़ा करता रहता है, जबकि कांस्टेंट हिस्सा जो है COOH एंड वाला हिस्सा है जो हमेशा फिक्स रहता है। हम देखते हैं आपके बुक वाला ही थोड़ा पोर्शन। वही बात जो मैंने आपको समझाई इसके अंदर भी लिखी है। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिन वाई लेटर के इक्वल हैवी चेन लाइट चेन और 2 होमोजेनस हॉल्व होते हैं। इसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। हैवी चेन के अंदर 440 एमिनो एसिड होते हैं, जबकि लाइट चेन जो है 220 एमिनो एसिड को कंटेंट करता है। हैवी चेन और लाइट चेन आपस में उसमें 2 पार्ट्स होते हैं जो मैंने आपको बताया, वेरिएबल पोर्शन कांस्टेंट पोर्शन। वेरिएबल पोर्शन जो है NH2 एंड की तरफ है, जिसको FAB रीजन फैब रीजन भी कहते हैं। कांस्टेंट पोर्शन COOH की तरफ वाला रीजन है। अगर हम इसके डायग्राम को देखें तो डायग्राम आपको ऐसा दिखाई देता है। ये देखो, इसमें सही तरीके से लेबलिंग की हुई है जो टाइप ये एंटीजन के स्ट्रक्चर को बताता है, जिसमें आपको ये हैवी चेन दिखाई दे गई है, दो लाइट चेन आपको दिखाई दे रही है। ऊपर वाला हिस्सा हमेशा बदलता रहता है, उसको वेरिएबल पोर्शन, नीचे वाला फिक्स रहता है जिसको कांस्टेंट पोर्शन कहा गया है। ये स्ट्रक्चर आपके एंटीबॉडी का है। बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड जुड़े हुए हैं जो इनको जॉइंट रखने का काम करते हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट यहाँ पे है दोनों के अंदर। बस आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। गुड बाय।